हर एक थीम होती है, हर एक सब्जेक्ट की एक थीम होती है, हर एक कीवर्ड होते हैं और उसको नयापन देना होता है। सौभाग्य से 3 बार मेंस पास कर पाया, तो मैं भी ये सोचता था कि मेरे वाले आंसर में ऐसा क्या था कि मैं जो मेरे साथी उस वाले में नहीं था, मुझे अच्छे मार्क्स मेंस में क्यों मिले। तो मैंने एक चीज़ नोट, 2 ऑप्शन उसमें ऐसा होता है जो कि ना हमारे स्टैंडर्ड बुक से होता है, हाँ। न जो हम PYQ जो किए रहते हैं उससे रहता है, न जो हम अपना टेस्ट सीरीज करते हैं उससे आया होता है। तो वो जो ऑप्शन आया हुआ है उसका रिसोर्स कैसे हम आइडेंटिफाई करें। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी की एक और शानदार वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। मेरे साथ हैं धर्मेंद्र सर, जो कि डिस्कस करेंगे आज 2024 के स्ट्रैटेजी को लेके। सर का एक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तो सर आपको कुछ गाइड करेंगे जो कि आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए इस सफ़र पे लेकर चलता हूँ, सर से बात करते हैं और सर का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी इस वीडियो के द्वारा आपको। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप न्यूबी एस्पिरेंट को। बिल्कुल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर आज मुझे बुलाया है और अपनी बात रखने और एस्पिरेंट की जो भी समस्या आती है प्रैक्टिकल, उन पर हम आज बात करने वाले हैं। और जैसे कि आपने अभी बताया कि 2023 का जो पेपर है उसको हम वाकई ऐसा देख सकते हैं कि चाहे CSET का पेपर हो, GS का पेपर हो, ये एक तरह से UPSC का ड्रास्टिंग चेंज है। उस पर हम खुलकर जो पूरी स्ट्रेटेजी है 2024 की स्ट्रेटेजी इस समय क्या हो सकती है उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको सर कि प्रीवियस ईयर, लोग कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर को जैसे 360 देखना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि पहले प्रीवियस ईयर आप देखो, जो पैटर्न चलता आ रहा है उसको थोड़ा फॉलो करना होता है न्यू एस्पिरेंट को। ये सब सारी चीज़ें तो लोग कह रहे हैं कि फेल हो गई, फिर देखें क्या हम। प्रीवियस ईयर भी कह रहे थे कि पिछली बार नहीं आया, कुछ ट्रेंड एकदम चेंज हुआ, क्या वास्तव में आपको लगता है? ये बात तो सही है कि UPSC का जो ट्रेंड है मतलब बिल्कुल एक तरफा चेंज हो गया। जैसे कोई भी एस्पिरेंट तैयारी कैसे करता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेंगे और लगभग वही उसी पैटर्न पे चल रहे थे लोग। जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी लॉजिकल गेसिंग भी चलता था पहले, वो इस बार बिल्कुल फेल हो गया। लेकिन एक बात तय है, मतलब जो एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा सीरियस तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि कट ऑफ कितना फिर गिर रहा है। हालांकि ये वाला पेपर इस बार ऐसा था कि उसमें कई तुक्केबाजी भी चल जाती थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑप्शन हिसाब से सेट किए गए थे। लेकिन फिर भी देखो, जो गलतियां हैं उनको कम करके हम अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसकी एक लंबी स्ट्रेटेजी होती है। ऐसा नहीं होता कि 2-4 महीने में तैयारी करके तुक्केबाजी लगा के ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो क्या लगता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, जो कि हम लगा के 50 मॉक टेस्ट सीरीज लगा के गए वहाँ पे, हाँ, निकले एग्जाम हॉल से मन कर रहा था कि फेंक दे अपने उठा के टेस्ट सीरीज, कोई यूज नहीं हुआ उसका। हाँ। फ्रस्ट्रेट हो गए बच्चे कि मैं तो 50 टेस्ट सीरीज लगा के आया था, क्या ही हुआ इसका, यूज क्या हुआ उस टेस्ट सीरीज का, तो क्या ना लगाएं टेस्ट सीरीज? नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी तो देखो हमें अपनानी पड़ेगी। हमें फिर से NCERT किताबें पढ़नी पड़ेगी, जो बेसिक किताबें वो पढ़नी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज भी हमें लगानी पड़ेगी। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, एक इन्फॉर्मेशन सीखते हो, टाइम टेबल सीखते हो, एक मैनेजमेंट का तरीका सीखते हो। तो वो सब तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन साथ में ही आपको एक तो UPSC का कोर एरिया अभी भी वही है। चलो UPSC ने अपना क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन कोर एरिया जिसको हम बोलते हैं कि UPSC हमेशा जैसे पॉलिटी के जो क्वेश्चन जहाँ से पूछता है, NCERT, लक्ष्मीकांत या कुछ और चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट की जो नई चीज़ें, थोड़ा जो डायनेमिक चीज़ें उनको भी हमें देखना पड़ेगा। बदलते पैटर्न के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ऐसा पेपर आएगा जो सीरियस एस्पिरेंट है तो उनको उतना नुकसान नहीं होगा नुकसान, लेकिन उतना नहीं होगा कि मतलब वो एग्ज़ाम पास ही नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्रोच PYQ? हाँ, PYQ में एक तो ये बात सही है आपकी, है ना। PYQ में 2 दृष्टिकोण देखा जाना चाहिए। एक तो जब आप PYQ कर रहे हो तो आपको ये एनालिसिस करना है कि UPSC की थीम पकड़नी है कि UPSC जैसे हिस्ट्री के अंदर किस टाइप की क्वेश्चन पूछता है। आप जैसे हिस्ट्री में, मिडाइवल हिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन होंगे। अब प्राचीन एंशिएंट जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ये पता है कि वहाँ से UPSC किन चीज़ों को उठाता है। वहाँ पर जैसे इंडस वैली है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, या जो मौर्य काल है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, भक्ति काल के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो आपकी एक अप्रोच बन जानी चाहिए कि पढ़ने का एक तरीका आपका कैसा होना चाहिए, ये PYQ आपको दिखाएगा। साथ में जैसे एक अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके पास है, बेटर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें फ़ायदा मिलता है। जैसे मैंने हमेशा नोटिस किया कि UPSC का एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो यदि आप जो PYQ सोल्व पेपर है उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो उससे अगले साल आपको फायदा होने वाला है। वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा आप रिवील करें कि क्या तरीका आपको लग रहा है? हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए होता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम विजयनगर साम्राज्य का एग्जाम्पल देते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पहले पूछ लिया नदी के बारे में कि किस नदी के किनारे है। बाद में उसकी जो आर्ट एंड कल्चर है उसका पूछ लिया। तीसरी बार पूछा था उसका कोई विदेशी यात्री वहाँ पे है वो पूछ लिया। तो कोई ऐसा
PYQ सोल्व पेपर जो एक्सप्लेनेशन में पहले ये सब चीज़ें देता, ओके तो बच्चा मतलब आसानी से उस चीज़ को पकड़ पाता। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, 3 गलत हैं, तो वो जो 3 गलत हैं उनको भी आपको एक्सप्लेन पढ़ना चाहिए, उनका पढ़ना ओके। चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये यूपीएससी का पैटर्न बता रहा है। और जैसे हमने जो PYQ सोल्व पेपर लॉन्च किया है, आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो, बच्चे देख सकते हैं ना, ये अभी मार्केट चैप्टर वाइज है, ये चैप्टर वाइज है। और उसमें हमने ये चीज़ लिखी है, मेंशन की है कि NCERT के इस चैप्टर से कौन से पेज से क्वेश्चन आया, ये देख लो आप, है ना। अच्छा। और ये भी लिखा है कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2013 में, 15 में, 16 में, 19 में सेम क्वेश्चन आए। जैसे कोई आजकल यूपीएससी का इन्वायरमेंट में अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा है, मछलियों का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मछली थी, मधुमक्खी का, ये पक्षी है, मधुमक्खी है ना, गिलहरी का। हाँ, तो ये एक ट्रेंड देख सकते हो कि जीव जंतुओं को जब लाइक करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो व्यवहारिक अनुभव है ना, आपके आसपास की दुनिया, आप कभी भी देखना, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा, साइंस और टेक कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी हम मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज में ले रहे हैं, कौन सा आप जैसे अभी स्पेस में क्या चल रहा है, या LED जो बल्ब है इसकी जो कभी वो पूछ लिया उसका कौन सी अभी क्या चल रहा है उसके अंदर, कई सारी ऐसी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी जो मानव के काम आ रही है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। गिलहरी वाला जो आप क्वेश्चन बता रहे थे, मधुमक्खी वाला बता रहे थे, ये अपने आसपास की दुनिया है जिसको हमें सही से जानना चाहिए। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण आपका ज़्यादा काम आता है। कैसे रोटेट करें सब्जेक्ट को पूरे अपने प्रिपरेशन के दौरान? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। आपके इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बच्चों को डायरेक्ट ना प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई 2024 के एग्जाम दे रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अभी जैसे अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त से लेकर दिसंबर उसको अपने मेंस के जो सिलेबस है उसको पढ़ना चाहिए। और जो बच्चे पहले अपना मेंस का सिलेबस अच्छे से कवर करते हैं, बहुत ही अच्छी एनालिसिस करके पढ़ते हैं उसको, तो उनके प्री निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम का नेचर कैसा है, प्रीलिम्स एग्जाम का नेचर है एनालिटिक्स चीज़ें आती है उसमें, है ना। और प्रीलिम्स का आप सिलेबस देखोगे तो उतना डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन क्या है, मेंस का सिलेबस डिफाइन है। तो आप मेंस का सिलेबस पहले करो, आपका GS 1 2 3 4 जो भी आपका GS का सिलेबस है पहले करो, बाद में आप दिसंबर के बाद में ना उस अप्रोच पे आ सकते हो। अब आपका ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि किन सब्जेक्ट को महत्व दिया जाना चाहिए, तो पहली कोशिश क्या करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो भी सिलेबस चाहे कम क्वेश्चन आए या ज़्यादा क्वेश्चन आए, लेकिन उसमें आप हायरार्की डिसाइड कर सकते हो कि जैसे आपको ये पता है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आने क्योंकि जो फॉरेस्ट की एग्जाम है वो भी यूपीएससी CSE के साथ होती है, तो आप इन्वायरमेंट के 15-20 क्वेश्चन आने। अब इन्वायरमेंट के क्वेश्चनों का एक समस्या ये रहती है कि आजकल अजीब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसमें आप स्टैटिक पार्ट कवर करो, जो भी NCERT के अंदर इन्वायरमेंट इकोलॉजी बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर करो। बाद में जैसे आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, जैसे मैं द हिंदू पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जो अजीब सवाल आते हैं ना, ये द हिंदू में बहुत बार चर्चा में रहते हैं। जैसे कोई हाथी का क्वेश्चन आए तो वो चर्चा में किसी न किसी चीज़ को लेकर, मधुमक्खी कोई न कोई चीज़ को लेकर चर्चा में। आप उनका जब रिसोर्सेज देखोगे ना कि कहाँ से पूछा, तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में उनका लिंक आपको मिलेगा। तो न्यूज़पेपर के साथ इन्वायरमेंट को ऐसे करके कवर किया जा सकता है। बहुत सारी अच्छी वेबसाइट है, उनको आप देख सकते हो। करंट की जो विजन की मैगजीन आती है उनमें से इन्वायरमेंट कर सकते हो। तो मतलब ये बात तो सही है कि 20 में से 20 हमें सोल्व नहीं करने, हमें 10-12 क्वेश्चन भी हमारे उसमें बन जाए, तो यही तरीका अपनाना है। सर, एक कॉमन मिस्टेक एस्पिरेंट की आपसे शेयर करता हूँ। हाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता PYQ, एक एस्पिरेंट, न्यू एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ मैं सर, 2 ऑप्शन तो उसको समझ में आता है कि ये स्पेक्ट्रम से आया है, चाहे पॉलिटी, वही कॉमन जो हमारे टॉपर्स बताते हैं उसमें से आ जाते हैं। 1-2 ऑप्शन उसमें ऐसा होता है जो कि ना हमारे स्टैंडर्ड बुक से होता है, न जो हम PYQ जो किए रहते हैं उससे रहता है, न जो हम अपना टेस्ट सीरीज करते हैं उससे आया होता है। तो वो जो ऑप्शन आया हुआ है उसका रिसोर्स कैसे हम आइडेंटिफाई करें? आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा इस पे, आपने काफ़ी एनालिसिस किया होगा इस चीज़ पे कि वो ऑप्शन जो आया है उसका रिसोर्स क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी बात मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। देखो, मेरा ये मानना है कि आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए हिस्ट्री के, उनमें से 5-6 क्वेश्चन अपने ट्रेडिशनल टॉपिक से आ रहे हैं, 4-5 नहीं आ रहे हैं। तो उन 4-5 क्वेश्चनों के लिए मैं कोई नए रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागूंगा। और यदि मैं कोई एक क्वेश्चन के लिए कोई एक किताब को रेफर कर रहा हूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जैसे इस बार का ट्रेंड क्या रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया बुक के से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो अगली बार बच्चे इंडिया जो ईयर बुक है उसके पीछे भागेंगे। तो ऐसे नहीं करना है। जो सब लोग करते हैं वो हमें भी करना है। जैसे स्टैंडर्ड बुक की बात करें, NCERT किताबें, उनसे हमें भी करना है। बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे तो उससे आपका ये फायदा होगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का आप तरीका सीख जाओगे कि उसमें फिर क्या करता है, आपका इंट्यूशन भी कहता है कि हाँ मैं जो ऑप्शन कर रहा हूँ उनमें से ये सही होगा। इनको
एलिमिनेशन अभी भी काम करेगा, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे इस साल 46 क्वेश्चन मानते हैं कि जो एक युग्म वाले क्वेश्चन थे, 2 युग्म वाले थे, लेकिन 50 क्वेश्चन तो बाकी और तरीके भी तो थे। कुछ क्वेश्चन में अभी भी एलिमिनेशन लग रहा था, लेकिन चलो एलिमिनेशन को निकाल दो। बच्चे कहेंगे सर एलिमिनेशन काम नहीं करता, उस पर हम बात ही नहीं करते हैं। जो आप ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ के जा रहे हो उससे आपके 50-60 क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं। ठीक है सर, मेंस ओरिएंटेड थोड़ा बात करते हैं। मेंस को आप कैसे अप्रोच करते हो? वहीं अगर बात करें, सेम हम बुक लिस्ट फॉलो करते हैं, वही टॉपर जो बताए रहते हैं सारे बुक फॉलो करते हैं। कोई अगर प्रश्न आता है तो उसको हम हल करते हैं, अपने उन्हीं रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए हम कर देते हैं। तो फिर 10 लोग वही चीज़ें लिख रहे हैं, उसी बुक से लिख रहे हैं, तो मेरा नंबर हाई इनसे कैसे आए? यानी कहने का मतलब मैं वैल्यू एडिशन अच्छे से कौन से रिसोर्स से करूं? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे मैं सौभाग्य से 3 बार मेंस पास कर पाया, तो मैं भी ये सोचता था कि मेरे वाले आंसर में ऐसा क्या था कि मैं जो मेरे साथी उस वाले में नहीं था, मुझे अच्छे मार्क्स मेंस में क्यों मिले। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के पहले सबसे पहले जो आपकी शर्त होती है, कंडीशन होती है कि आपका आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी क्वेश्चन उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है और उसका कंक्लूजन पार्ट होता है। अब एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा? जैसे कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एग्जांपल के लिए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई क्वेश्चन आया, अर्थक्वेक का या किसी का भी क्वेश्चन आया, सुनामी का है, तो आप यदि उसको जनरल वे में लिखते हो, नॉर्मल जो सभी लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं उसको वैलिडेशन बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं उसमें मैप जरूर बनाऊंगा। जैसे प्लेट टेक्टोनिक है तो उसमें वो डायग्राम जो बनते हैं, प्लेटों के डायग्राम होते हैं, वर्ल्ड का एक मैप बनता है। मैं 1 नंबर एक्स्ट्रा लाने के लिए ज्योग्राफी वाले में जैसे ये काम कर दूंगा। इसी तरह से कोई IR का क्वेश्चन आया, जियोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन आया, तो मेरा ये रहता है कि मैं उसमें वैल्यूडेशन कैसे करूँ। तो मेरा पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मैपिंग अच्छी आती है, तो मैप बनाता था और इसका मैंने प्रयोग किया, उसकी वजह से अच्छे मार्क्स भी देखने को मिले थे। इसके अलावा हर एक की एक थीम होती है, हर एक सब्जेक्ट की एक थीम होती है, हर एक कीवर्ड होते हैं और उसको नयापन देना होता है। जैसे कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो, आपके पास रिपोर्ट इंडेक्स है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल दो आप, है ना, ऐसे करके। वो जो फैक्चुअल डाटा की बात फैक्चुअल डाटा ऐसे करना ही चाहिए आपको। जैसे GS3 की हम बात करें, GS3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, तो वहाँ उस साल का आपके पास बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई कृषि का क्वेश्चन आ रहा है, MSP का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यदि उसको इंट्रोडक्शन में डाल देते हो कि इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई है, तो उसका फर्क पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है मार्क्स लाने की, जो पूछा गया है वही लिखना है। 10 में से जो आप बोल रहे हो कि एक का सिलेक्शन क्यों होता है, बाकी के 9 क्या करते हैं, उनको जो आता है वो लिख रहे हैं मतलब। और वो एक जो बंदा क्या करे, जो पूछा गया ना, उसी पर बात करता है। चाहे वो कम लिखेगा, लेकिन जो पूछा गया वो लिखेगा, तो उसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता है सर, क्योंकि मेंटोर हम कैसे अपने हम एक भरोसा है कि हाँ ये मेंटोर मेरे लिए अच्छा है, या फिर मेंटोर को कैसे बच्चा अप्रोच करे एक अच्छे मेंटोर को? हाँ, थोड़ा मैं एस्पिरेंट ओरिएंटेड पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इसका थोड़ा सा सर दिक्कत हो जाता है कि हमें मेंटोर अच्छा ना मिल पाता है, वहाँ भी दिक्कत हो जाता है एस्पिरेंट को। आपने भी वो चीज़ फेस की होगी अपने, अगर उस समय ना हुआ हो तो फिर कैसे मेंटोर को सर हम? देखो, मेंटोर वाला एक चीज़ है कि बच्चे मुझे भी काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर आप हमारे पर्सनल मेंटर बन जाओ, वही में है ना, वो आता है। तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक तरफा डिसीजन हम नहीं लेते हैं इसमें। जैसे एक तो जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे जो वीडियो बनाता हूँ, इसका मतलब वो आपकी समस्या है, उन्हीं के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों की डिमांड रहती है, आप कमेंट करते हो, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आपको एक मेंटरशिप तो ऐसे मिल रही है ना। दूसरी मेंटरशिप, आजकल ऐसे अच्छे मेंटर आए हैं जिन्होंने पहले एग्जाम लिखी है, मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है। बहुत सारे मेंटर हैं जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए, वो बच्चों को यूट्यूब से कहीं से मतलब जूम मीटिंग से अच्छा मेंटर कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपकी आर्थिक क्षमता मतलब ठीक ठाक है, 5,000 रुपये इतने ज़्यादा महंगे लेते नहीं वो, तो आप मेंटर कर सकते हो। हम भी जैसे प्रीलिम्स के आसपास में, जैसे हमारे जो उपेंद्र जी हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, तो उस समय प्रीलिम्स उनका थोड़ा अच्छा है, उनका स्कोर भी अच्छा आता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार प्रीलिम्स के लिए बच्चों का आप थोड़ा मेंटर कर दो। तो हमने लास्ट ईयर 2 बैच चलाए थे 100 बच्चों के, तो ऐसे हम भी चलाते हैं, बहुत ही कम फीस में 2-4 हज़ार रुपये फीस लेके उनको मेंटर करते रहते हैं। मैं खुद, जैसे आपको बताओ, मैंने अपनी शुरुआत ही इसी चीज़ से की थी। जैसे उस समय जैसे मेरे पास टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर 5,000 सब्सक्राइबर थे, तो मैंने अपने ऐसे और इथिक्स के जूम मीटिंग से लाइव सेशन चलाए थे, और उसी से बच्चों ने मुझे पहचाना कि यार इनके साथ जुड़ के ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाद में एक समय बाद, जैसे अभी मैं खुद मेरा लास्ट अटेम्प्ट बाकी है, तो मैं खुद इतनी चीज़ें कर नहीं सकता हूँ, लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन है तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर, एक थोड़ा सा कॉमन बात, मेंटोर मान लीजिए मैंने 4-5 देख लिया मेंटोर कि हाँ मैं इनसे पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक एस्पिरेंट ओरिएंटेड बात करता हूँ। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मुझे इनसे पढ़ना है। क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट का मेरा पॉलिटी वीक है या फिर इकोनॉमी वीक है, और जिस मेंटोर के पास मैं जा रहा हूँ उनका ऑलरेडी पॉलिटी में वीक हाथ है। तो क्या मेंटोर डिसाइड करते समय कुछ हमें सावधानियां भी रखनी होती है? क्या उस मेंटोर का कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है
इथिक्स स्ट्रांग है या फिर पॉलिटी उनका स्ट्रांग है, हो सकता है वो मेंटोर हिस्ट्री में वीक हो, ऐसा भी तो हो सकता है सर। तो क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है? इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप कोई मेंटोर चुन रहे हो तो एक्चुअल में जो मेंटोर बच्चे चुन रहे हैं ज़्यादातर वो इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि उनको किसी उनसे सब्जेक्ट पढ़ना है। बच्चे इसलिए मेंटोर चुन रहे हैं कि उनको इस एग्जाम का प्री मेंस इंटरव्यू तक का अनुभव है उनके पास, तो उनके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं, बच्चों की छोटी छोटी समस्या आती हैं। पढ़ाई के लिए बच्चे मेंटोर से कम जुड़ते हैं, उनकी व्यवहारिक समस्या होती है कि सर ये कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन सा सर ये कैसे पढ़ना है, सर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे आप ये बता दो कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है। मन की वो डाउट वो है मेंटोर का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के आपके, देखो जेन्युइन कभी भी प्रॉब्लम आए, कभी भी मतलब समस्या आए तो आप तुरंत अपने मेंटर को कॉल कर लो, उससे जुड़ जाओ। आजकल मेंटरशिप ऐसी ज़्यादा चल रही है ना, तो फिर यदि आपको ये पढ़ना है कि इकोनॉमी किसका अच्छा है तो आप इससे अच्छा मेंटोर की बजाय आप कोई जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, जिस टीचर की, उससे वो पढ़ लो फिर पूरा मेंटरशिप का ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको थोड़ा ये डिसाइडिंग कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के इतना। होप गाइस सर आपको वीडियो पसंद आई। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके मन के ही होते हैं, वही मैं एक्सपर्ट लोग से पूछता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताएं। जहाँ रहे सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड